इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे आईएमएफ को, उसको डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कि जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मींस उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, आईएमएफ की ज़रूरत होती है, वो क्यों पेश आती है। तो आईएमएफ बनाने का मकसद क्या था, मोटिव क्या था, और ये काम कैसे करता है, और इसकी जो फंक्शन है, जो एक्टिविटीज़ है, वो क्या है, मीन्स इसका क्या बेसिक काम है, किस एजेंडे पे, किस मोटिव के ऊपर इसका जो होता है वो काम कर रहा होता है। तो आईएमएफ की सारी जो स्टडी है, जो नॉलेज है और जो इन्फॉर्मेशन है, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, आईएमएफ एज यू नो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया के लेवल पे हो। मॉनेटरी मीन पैसे, मनी, फाइनेंस, वेल्थ, ठीक है, ये उसके रिलेटेड होगी। और फंड, मॉनेटरी फंड देना मीन सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है आईएमएफ। जैसे आपके पास एससीओ है, ओआईसी है, सार्क है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह ये आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप आईएमएफ कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है जो कि इसका जो सिंबल है, मीन जिसका जो एब्रीविएशन है, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हम इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन देखें या शॉर्ट सा इसका इंट्रो देखें कि इससे ये इंट्रोड्यूस हो जाए, जिससे पता चल जाए कि ये आईएमएफ होता है, कि एक बेसिक का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बिल्ड हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो आईएमएफ है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ उसको प्रमोट करती है, कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी दुनिया में जो है ना इकोनॉमिक ग्रो करे। हर पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो, वो जो है वो इंक्रीज हो, तो उसकी ग्रोथ हो। इकोनॉमिक जो कंडीशन है तमाम स्टेट्स की, ऑल द स्टेट्स और कंट्रीज, तो उन स्टेट्स की जो इकोनॉमीज हैं वो ग्रो करें, वो डेवलप हो, वो स्ट्रॉन्ग हो, वो इंक्रीज हो। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक मीन्स ऑल द स्टेट्स, तमाम जो कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, और उसमें जो तमाम स्टेट्स हैं उन सब की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये काम करती है। तो एक तो प्रमोट करेगी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उस स्टेट के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंस की स्टेबिलिटी हो, मींस वो जो स्टेट है उसके पास फाइनेंस की कमी ना हो, वो उस हिसाब से इनस्टेबल ना हो। तो वो स्टेट को, उस स्टेट की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करना इसमें आ जाएगा। और इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करना। पहला इसका काम था कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा इसका है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि फाइनेंशियल तौर पे स्टेबिलिटी आए तमाम स्टेट्स के अंदर पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और थर्ड पे ये है कि ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करेगा, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको प्रमोट करके तमाम स्टेट्स के दरमियान क्या हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, ठीक है, वहाँ पे उनकी, ताकि इकोनॉमी ग्रो करे। क्योंकि जब ट्रेड होगी इंटर स्टेट लेवल पे तो वो ऑटोमेटिकली तमाम स्टेट्स प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करेंगे, ग्रोथ की तरफ मूव करेंगे। तो ये इसका थर्ड जो है वो कह लें कि इसका काम है कि इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है, कि वो कंडीशन को इंश्योर करेगा या हेल्दी इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल हो। क्योंकि पहले आप देखें ना, इसकी हिस्टोरिकल में जाएं तो जब वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 होती है तो इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी अफेक्ट हुआ था, काफ़ी बैडली एडवर्सली इम्पैक्ट पड़ा था। तो ट्रेड रुक गई थी तमाम स्टेट्स में। तो अब उसको कंटिन्यू करने के लिए ये स्टेट बनाएगी कि अब दोबारा से कोई इशू बने तो जो ट्रेड है ना वो ना रुके, जो बिजनेस है, जो तिजारत है, जो लेन देन है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिस्टम है, वो कंटिन्यू रहे, वो फ्लरिश करे। तो तीसरा काम है कि इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करना, इसको इंश्योर करना, उसमें कोई इश्यूज है उनको रिजॉल्व करना, ताकि इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो पॉसिबल रहे, फिजिबल रहे। फोर्थ जो है इसका काम है वो ये है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, कि जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, जो तमाम स्टेट्स के अंदर जहाँ पे पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है, उनको कम करना, पॉवर्टी जो है वो ख़त्म हो जाए और एक बेस्ट लाइफ स्टैंडर्ड जो है, लाइफ स्टाइल लोगों का उनको मिल जाए। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रो है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये सारा 3-4 काम करती है। अब हम समझेंगे कि काम कैसे करती है, हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क, और इसमें क्या क्या सिस्टम है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह बनी हुई है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें समझनी पड़ेंगी, उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम आईएमएफ की बात करें तो हम इसमें कहते हैं कि इसमें कोटा सिस्टम है। जो मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, उसमें कोटा सिस्टम है, और उसके कोटा के थ्रू जो है ना उनको, उनके पास एक वोटिंग पावर है, ठीक है।
तो आईएमएफ जो डिसीजंस लेते हैं, जो आईएमएफ की जो वर्किंग होती है, तो उसमें डिफरेंट स्टेट्स के पास वोटिंग पावर उनको दी गई है और वो कोटा के थ्रू है। अब कोटा किस तरह के, एक जो वोट है ना, डिफरेंट वोट्स होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के पास, तो उसकी वैल्यू सेट कर दी गई। एक जो वोट होगा वो 1 लाख जो होगा एसडीआर के बराबर होगा, 1 लाख एसडीआर के इक्वल होगा। तो जिस जिस स्टेट के पास 1 लाख एसडीआर होगा तो इट मीन्स उसके पास एक वोट है। जिसके पास 2 लाख एसडीआर होगा उसके पास मीन्स 2 वोट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स के ये इसके पास एक वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग पावर है, किसके पास कितनी पावर होगी। अब ये एसडीआर की है, एसडीआर मीन स्पेशल ड्राइंग राइट्स, कि उनके पास, स्टेट के पास राइट्स है कि वो अपनी मनी को ड्रॉ कर सके। तो जितनी उन्होंने मनी दी होगी, जितना अपना मॉनिटरी जो फाइनेंस है उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग उनकी एक वैल्यू होगी, वोट की उनको एक वोट दिया जाएगा। उनके जितने वो फाइनेंस दे रहे हैं उसको कन्वर्ट करके एक उनकी करेंसी बन रही है, इंटरनेशनल करेंसी। तो उस हिसाब से जो है उनके पास एसडीआर बन रहे हैं, और उनके पास जब एसडीआर 1 लाख पहुंच जाएगा तो इसका मतलब ये कि उनके पास एक वोट है। जिसके पास 2 लाख होंगे उसके पास 2 वोट होंगे। तो इस हवाले से इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है उनके पास वोट का सिस्टम बनता है। तो एसडीआर मीन स्पेशल ड्राइंग राइट्स। जितने उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, अगर उनको वापस ड्रॉ करने तो कितने ड्रॉ कर सकते हैं, जितने उन्होंने दिए होंगे वो उतने ही ड्रॉ कर पाएंगे। तो ज़्यादा दिए होंगे ज़्यादा ड्रॉ कर पाएंगे, ज़्यादा देंगे उनकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा फंड करेगा, जितनी ज़्यादा फाइनेंस देगा आईएमएफ को, उसकी वोटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एसडीआर मीन्स आपको बता दी स्पेशल ड्राइंग राइट्स के ये एक तरह की इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व करेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, जो कि आईएमएफ ने क्रिएट की है खुद ही एसडीआर। और जो एग्जिस्टिंग उसके पास मनी रिजर्व्स हैं, जिस स्टेट ने उस आईएमएफ में अपनी मनी जो है, अपनी जो वेल्थ है वो दी हुई है, तो उसके रिजर्व्स पड़े हुए ना, वो सेफ हुई पड़ी है। तो वो जो मेंबर कंट्रीज हैं उसकी जो मनी रिजर्व्स है उसका एक सप्लीमेंट है, उसका एक समझ लें कि एसेट है, या उसकी एक वैल्यू है जो कि एसडीआर में शो हो रही है कि आपको पता इतने एसडीआर पड़े हुए हैं। तो ये इसका बता दिया सिस्टम स्ट्रक्चर का कि इसमें क्या होता है। वोटिंग जो होता है वो पावर होती है, जिस मेंबर कंट्री ने ज़्यादा दिया होता है उसके पास ज़्यादा होता है। तो ये इसको डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे या इसकी वर्किंग के ऊपर। ठीक है, तो अब इसमें देखें तो पहला बात हमने बता दी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, पॉवर्टी खत्म हो। ठीक है, तो हमने बात कर दिया पूरी लेवल पे ट्रेड हो। सेकंड इसका जो है मेन का, अगर हम देखें इसकी ओरिजिन को देखें, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें कि ये बनती किस कॉन्टेक्स्ट में, कैसे वजूद में आई, मतलब ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये आईएमएफ आई। जैसे आपको पता है ना, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 हुई तो पता चला कि यूनाइटेड नेशन होना चाहिए। इसी तरह कोई भी इशू आता है तो लोग समझ जाते हैं, मतलब जो है इस जो होते हैं थिंक टैंक्स, ये जो समझ आ रहा तो समझ जाते हैं कि अब हमने इसके लिए कोई ना कोई प्रेपरेशन करनी है, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालना है। तो ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से ये आपके पास आईएमएफ आती है, उसको देखते हैं। तो ये आईएमएफ की बात करें तो ये 1945 में इसको क्रिएट किया जाता है ओरिजिनली तौर पर, और ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के थ्रू इसको किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होती है और 1944 में, और उसके बाद 1945 में इसको क्रिएट किया जाता है। तो इसमें यही है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन हो। ठीक है, फाइनेंशियल कोऑपरेशन तमाम स्टेट्स के दरमियान फाइनेंस की, और कन्वर्टिबल करेंसीज जो हैं, जो करेंसी कन्वर्ट होती हैं, उसका सिस्टम लाया जाए, इंट्रोड्यूस इन्होंने कराया। जब ये आईएमएफ शुरू में बनी थी तो एक इनका था कि कन्वर्टिबल करेंसीज होंगी, कि इतनी करेंसी की वैल्यू इतनी होगी, तो वो उन्होंने सेट की थी। और जब सबसे पहले बना था स्टार्ट में, तो उस वक्त फिक्स एक्सचेंज रेट था, मीन की जो वैल्यू है करेंसी की वो फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी जो स्टेट्स होती हैं, जो वैल्यू डिवैल्यूएशन होती है, तो काफ़ी स्टेट्स को बहुत ही हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत सी क्राइसिस को फेस करना पड़ता है, बहुत से जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जो इकोनॉमी होती है वो गिर जाती है, तो उन स्टेट्स को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, वो स्टेट्स डिफॉल्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो उस सिचुएशन से, उस डेडली सिनेरियो से अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम एक जो है ना फिक्स एक्सचेंज रेट्स जो है वो फिक्स करेंगे। एक फिक्स एक्सचेंज रेट होगा, कितने रेट पे इतनी एक करेंसी, मतलब इतना डॉलर होगा तो इतनी पीकेआर होगा, या इतनी ये होगी, तो वो सारी वैल्यूज की जो होगी ना, करेंसीज की जो वैल्यूज होंगी वो फिक्स कर देंगे। तो ये उसके अंदर शुरू में था, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाता है आई थिंक 1970s में। तो फिर फ्लोटिंग जो होती है सॉरी तो फ्लोटिंग जो होती है वो एक्सचेंज रेट हो जाता है, कि अब जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, फ्लेक्सिबल है, लाइक फ्लक्चुएट हो सकती है।
लाइक पाकिस्तान में अगर देखें तो अभी $1 230 है। तो ये फ्लक्चुएट हो सकता है कि $1 200 पे भी हो सकता है, $1 300 पे भी हो सकता है, $1 150 भी हो सकता है, $1 100 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगी, ये फ्लक्चुएट करेगी, ऐसे नहीं कि हमेशा ही 230 ही रहे। इसको फ्लोट कर सकते हैं, मीन ये चेंज हो सकती है। तो ये बाद में इसको फिर फर्दर इम्प्रूव किया गया ना, ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स अभी ये वीडियो लेंथी बन रही है, इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी जो इसकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो।